हेलो बच्चों, इसको कर डाला तो बेटा नीट फिजिक्स फॉर वेव ऑप्टिक्स लाइव जिंगल आला FAQs आस्क्ड इन नीट। तो बेटा जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है नीट में वेव ऑप्टिक्स के उनको डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। तो आ जाओ एक एक करके। तो ये बेटा वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहले इंटरफेरेंस की बात करते हैं। तो ये इंटरफेरेंस के फॉर्मूले हैं। नेट एम्पलीट्यूड, दो वेव जब ओवरलैप होती है तो एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। एनर्जी ना तो क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती, रीडिस्ट्रीब्यूट होती है। तो ये थियोरेटिकल क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अच्छा। तो बेटा इंटेंसिटी ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। नेट इंटेंसिटी I1, नेट एम्पलीट्यूड A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई का रूट अंडर होता है। नेट इंटेंसिटी I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos फाई होती है। अच्छा, अगर इंटेंसिटी इक्वल हो दो ओवरलैपिंग वेव की तो नेट इंटेंसिटी 4I0 cos स्क्वायर 5/2 होती है। 5 फेज डिफरेंस है। ठीक है साहब, पाथ और फेज में ये रिलेशन है, ये देखो ना, 5 बराबर 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल एक्स। ये रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। ये रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस, कई बार पाथ डिफरेंस दे देगा तो फेज निकाल के रखना। तो ये 4I0 cos स्क्वायर 5/2, 4I0 मैक्सिमम इंटेंसिटी। दो वेव अगर I0 की होती है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी I0 रूट I0 प्लस रूट I0 का होल स्क्वायर 2 रूट I0 का होल स्क्वायर 4I0 आती है। तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी cos स्क्वायर 5/2। इस पे नीट में 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। इन फॉर्मूलाज पर नीट में 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्लियर है? अच्छा, फ्रिंज विड्थ एक होती है लीनियर, एक होती है एंगुलर। दो सक्सेसिव फ्रिंज का सेपरेशन, दो सक्सेसिव ब्राइट का सेपरेशन, दो सक्सेसिव डार्क का सेपरेशन। तो बीटा एयर में होती है लेमडा एयर D/D। ये कैपिटल डी ऊपर, ए बड़ा है तो ऊपर, याद रखने का तरीका, बड़े हो आप ऊपर, लेमडा D/D। बेटा इस पर खूब क्वेश्चन आते हैं। कई बार बोलता है वेवलेंथ रेड कलर की जगह ब्लू कलर ले लिया तो ब्लू का लेमडा कम है तो फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी। बेटा एग्जाम में बोल देता रेड की जगह ब्लू लाइट यूज करूं तो फ्रिंज पास पास आ जाएगी, तो स्क्रीन पर मिक्स दिखेगी। इसीलिए हम जब भी YDAC करते हैं तो सबसे तगड़ा वेवलेंथ वाला कलर यानी कि रेड यूज करते हैं। मैक्सिमम जितना ज्यादा लेमडा उतनी ज्यादा फ्रिंज विड्थ, लेमडा ज्यादा फ्रिंज विड्थ ज्यादा, फ्रिंजे दूर दूर होगी, स्क्रीन की डिस्टेंस जितनी दूर होगी स्लिट से उतना अच्छा फ्रिंज सेपरेशन होगा, तो कैपिटल डी बढ़ाते हैं। क्लियर है? स्लिट से जितनी पास पास होगी उतना ज्यादा फ्रिंज विड्थ होगी, जितनी करीब स्लिट उतना ज्यादा फ्रिंज विड्थ। ऐसे एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी ऐसे ही होता है। एंगुलर फ्रिंज विड्थ में परपेंडिकुलर यानी कि कैपिटल बेस का डिवाइड कर देते हैं, तो बेटा लेमडा बाई स्मॉल डी आता है। लीनियर और एंगुलर में कैपिटल डी का अंतर होता है बस। अच्छा, दोनों की एयर में ये तो किसी, अगर आप पूरे सेटअप को वाटर में ले जाओगे या किसी मीडियम में ले जाओगे तो लेमडा डिक्रीज हो जाएगा। रे ऑप्टिक्स में अपन ने देखा लेमडा इन मीडियम इज लेमडा इन एयर डिवाइड बाय म्यू होता है, तो किसी मीडियम में जाने पर लेमडा डिक्रीज हो जाता है। तो लेमडा डिक्रीज होगा तो फ्रिंज विड्थ भी डिक्रीज हो जाएगी। जितना कम लेमडा होगा उतनी फ्रिंज विड्थ कम होगी। तो आप सेटअप को वाटर में ले जाओगे तो किसी मीडियम में ले जाओगे तो जितना एयर में था बाई म्यू, क्योंकि यहां पर लेमडा एयर बाई म्यू आ जाएगा मीडियम में, तो ये कोई भी फ्रिंज विड्थ जितनी एयर में थी बाई म्यू, ऐसे एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी जो एयर में थी बाई म्यू। यानी कि किसी सिस्टम को पूरे को सेटअप को एयर से किसी मीडियम में ले जाने पर फ्रिंज विड्थ डिक्रीज हो जाती है। जितना म्यू बढ़ेगा उतनी फ्रिंज विड्थ कम होगी। तो बेटा एयर से किसी मीडियम में जाने पर फ्रिंज विड्थ डिक्रीज होती है क्योंकि वेवलेंथ डिक्रीज होती है। इस पर ये 2 2 4 2 6 6 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, 6 टाइम्स। क्लियर है ये इन दोनों पर? ठीक है, आ जाओ कैसे क्वेश्चन पूछते देखते हैं, फिर अपन डिफ्रेक्शन पे जाते। आ जाओ, ये देखो, सबूत के साथ 2017 में पूछा है, 2019 में पूछा है, 1990 में पूछा है एंड मेनी मोर। आ जाओ ये करते पहले। इन YDAC एक्सपेरिमेंट फ्रिंज विड्थ दी हुई है। ठीक है, इफ सेटअप इज इमर्ज्ड इन वाटर ऑफ म्यू बराबर दिस विदाउट डिस्टर्बिंग अदर पैरामीटर्स देन न्यू फ्रिंज विड्थ, तो मैं बोलता हूं कम हो जाएगी। याद है, नई फ्रिंज विड्थ मीडियम में जो एयर में थी उसका बाई म्यू हो जाएगी। बेटा जो एयर में थी उसका बाई म्यू हो जाएगी। तो आ जाओ, तो बीटा इन वाटर, तो मैं बोल दूं यह आ जाएगा 0.4 mm डिवाइड बाई 4/3। तो मेरा तो आ रहा 0.3 mm। लॉजिकली कम हो जाएगी, 0.4 से कम हो जाएगी। माइक्रो 10 की पावर माइनस, ये भी ज्यादा है, कम हो जाए। एक ही कम था,
एक ही कम था एमएलओजी के, देखो माइक्रो को 10 की पावर -6, तो 10 की पावर -6 तो -3 करोगे तो 0.45 आ रही है, ये आ रही है 0.045 mm। तो बेटा एक ही कम थी एमएलओजिक, एक ही ऑप्शन कम था एमएलओजिक, एमएलओजिक, यस सर लॉजिक, ठीक है साहब। अच्छा एंगल में भी देते हैं, देखो कई बार इन YDAC experiment, wavelength 400 nanometer is used. The angular fringe width of first minima on screen 1 meter away was ये। तो बेटा पहला मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा 0.2 डिग्री पर है। The angular width दी हुई है, angular width दी हुई है 0.2। What will be the angular width of first minima if entire experiment is immersed in water? देखो वाटर में इस बार एंगुलर फ्रिंज विड्थ पूछी है, आ जाओ। तो क्या मैं बोलता हूं बेटा एंगुलर फ्रिंज विड्थ में भी वही होगा, ये देखो। तो क्या मैं बोलता हूं बेटा बीटा थीटा इज इक्वल टू बीटा थीटा इन एयर बाय म्यू, ये किसी मीडियम में। तो बेटा वाटर में डाल दिया, तो ये देखो पहले कितनी थी फ्रिंज विड्थ 0.2 डिग्री डिवाइड बाय 4/3, फिर से कम आएगी 0.2 से, पर इस बार बेटा एक ही ऑप्शन कैंसिल हुआ, एक कम आएगी। एक मिनट बेटा, एक ही ऑप्शन कम था, देखो एक ही ऑप्शन ज्यादा था, कट गया, अब कम आएगी तो डिवाइड करा, तो ये 1540 ये आ जाएगा 0.05 0.15 डिग्री, 0.15 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, 0.15 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? इससे ये देखो 2017 में पूछा, YDAC एक्सपेरिमेंट फर्स्ट परफॉर्म्ड इन एयर एंड देन इन मीडियम, ठीक है। जो 8th फ्रिंज थी वो 5th डार्क, एक मिनट बेटा, जो 5th it is found that 8th bright fringe in medium lies on 5th dark in air। जहां पर 5th dark एयर में थी वहां मीडियम में 8th ब्राइट है। सही बात है, क्योंकि मीडियम में पास पास आ गई, तो बोल दो 8th ब्राइट, 8th ब्राइट, Y फॉर 8th ब्राइट इज इक्वल टू 8 बीटा, है ना, ये 8 लेमडा डी बाई डी, है ना, ये मीडियम है, 8th लेमडा मीडियम डी बाई डी, ये एंड Y फॉर 5th डार्क इन एयर इन मीडियम, तो आ जाएगा ये 5th डार्क। तो पहली डार्क होती है लेमडा बाई बीटा बाई 2, तो 3 बीटा बाई 2, 5 7, तो 2n-1 बीटा बाई 2, तो पहली डार्क होती है बीटा बाई 2, तो 5th डार्क हो जाएगी 9 बीटा बाई 2, 9 बीटा बाई 2 लेमडा डी बाई डी। ए बेटा ये एयर की, ये तो दोनों बराबर कर दो, ये कोइंसाइड कर रही है, तो 8 लेमडा मीडियम डी बाई डी इज इक्वल टू 9 लेमडा एयर डी बाई स्मॉल डी, ये डी से डी गया, ये गया, तो पूछा क्या बेटा व्हाट विल बी द एंगुलर विड्थ, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है। तो यहां पे मैं बोल दूं बेटा लेमडा मीडियम लेमडा एयर बाई म्यू होगा, 8 लेमडा एयर बाई म्यू इज इक्वल टू 9 लेमडा एयर, ये लेमडा एयर कट गया तो म्यू बराबर आ जाएगा, कुछ गलती करी है मैंने, अच्छा यार 2 भी था, तो ये आ जाएगा बेटा 16/9, तो म्यू बराबर आ जाएगा बेटा 16/9, 9 1 जा 9.7, ये 1.77, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 1.77 या 1.78 कर दो, क्यों, क्योंकि आगे और वो 7 आएगा तो 1.78। तो बेटा जब आप सेटअप को ले जाओगे तो नई फ्रिंज पैटर्न जो बनेगा वो थोड़ा कॉन्ट्रैक्टेड बनेगा, मीडियम में जाने पर फ्रिंज 5 आ जाएगी, तो जहां पर पहले 5th डार्क या ब्राइट थी वहां पर 8th ब्राइट आ गई अगले मीडियम की, यस। तो अच्छा, और सेंटर से डिस्टेंस ब्राइट की पहली ब्राइट बीटा दूर होगी, क्योंकि सेंटर पे ब्राइट उससे बीटा दूर पहली ब्राइट 2 बीटा, फ्रिंज विड्थ के बराबर बीटा दूर पहली ब्राइट, दूसरी 2 बीटा, तीसरी 3 बीटा, चौथी 4 बीटा, यस सर। चले आगे, अब देखो वो इंटेंसिटी वाला जो मैंने कहा था ना, ये 2 बार पूछा हुआ, एक क्वेश्चन कैसा आता है देखो, ये देखो नीट 2000 AIPMT 2014 में 2 बार पूछा हुआ और एक एम्स में भी पूछा हुआ है। तो ये देखो इन YDAC इंटेंसिटी ऑफ लाइट जहां पार्ट डिफरेंस लेमडा है,
तो बोल दो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। याद है जहां पर पार्ट डिफरेंस 0 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा होता है वहां ब्राइट बनती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। जहां लेमडा बाई 2 3 लेमडा बाई 2 5 लेमडा बाई 2 वहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। वहां पर इंटेंसिटी के है यानी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मैक्सिमम इंटेंसिटी। ठीक है, ठीक है। लेमडा भी द वेवलेंथ ऑफ द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज लेमडा बाई 4। आ जाओ, ये देखो आई मैक्सिमम दे दी बराबर 4 आई नॉट बराबर के, ये और बोल दो डेल एक्स बराबर लेमडा बाई 4। हेंस यूजिंग याद है फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन बेटा, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन दिया गया पाई बाई 2 डेल फाई। तो पाथ डिफरेंस अगर लेमडा बाई 4 है तो फेज डिफरेंस पाई बाई 2 हो जाएगा। तो अब देखो ये नेट इंटेंसिटी आई नेट इज इक्वल टू आई मैक्सिमम इंटू कोस स्क्वायर 5/2। याद आ गया? क्या तुम्हें याद है? हाँ हमें याद है। ये देखो तो ये आ जाएगा के कोस स्क्वायर 90/2 45। ये तो ये आ जाएगा 45 1/√2, तो ये k/2 बेटा 45 आ जाएगा 1/√2 का स्क्वायर और 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो k/2 इज द करेक्ट आंसर। चेक कर लेना एक बार। यस सर, कैलकुलेशन। फिर देखो क्या क्वेश्चन पूछा था, इन वाईडीएसी एक्सपेरिमेंट इंटेंसिटी ये लेमडा सेंट्रल आई पार्ट डिफरेंस। ये देखो सेंटर पर आई इंटेंसिटी है तो डिट्टो लेमडा बाई 6, डिट्टो वैसा ही है, डिट्टो वैसा ही है, कर लोगे? ये आ गया π/3 यानी कि 60 डिग्री। ये तो बोल दो आई नेट इज इक्वल टू आई कोस स्क्वायर, ये देखो ना आई मैक्स कोस स्क्वायर 5/2, तो ये आ जाएगा आई कोस स्क्वायर 60/2 और 30 डिग्री पे आ जाएगा √3/2, तो 3i/4। 30 डिग्री पर √3/2 तो 3i/4 आ गया, खत्म। ये 2 कर दिए, ये चेक कर लेना, ये 3i/4। ओके सर, खत्म। यस सर। अब देखो सर आप कह रहे थे इस पर खूब क्वेश्चन पूछे मैं, ये लेमडा बढ़ाने घटाने पर देखो ये इतने सारे लिखे, अभी तो 2-4 ही आए। ये देखो क्वेश्चन कैसे पूछते। ये देखो इन वाईडीएसी एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट सोर्स इज हाफ। डी को d/2 कर दिया, सेपरेशन बिटवीन स्लिट आधा कर दिया। यस सर। एंड द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन इज डबल्ड देन फ्रिंज विड्थ बिकम्स। स्क्रीन की डिस्टेंस डबल कर दी तो d डैश बराबर 2d कर दी। तो क्या मैं बोल दूं बेटा फ्रिंज विड्थ का क्या होगा, तो बीटा डैश बराबर लेमडा d डैश बाई स्मॉल d डैश। तो ये आ जाएगा लेमडा, ये हो गया 2d और ये हो गया d/2। स्लिटों का सेपरेशन आधा और स्क्रीन की डिस्टेंस डबल, तो ऊपर आ गया 2 नीचे आ गया d/2, तो मैं बोल दूं ये 4 बीटा आ गया। तो बेटा 4 गुना हो गई, 4 गुना हो गई, 4 गुना हो गई बेटा। फोन बज रहा है बार बार। 4 गुना तो 4 टाइम्स इज द करेक्ट आंसर, 4 टाइम्स इज द करेक्ट आंसर 4 बीटा। अब आ जाओ, इफ येलो लाइट इज एमिटेड बाय सोडियम लैंप इन वाईडीएसी एक्सपेरिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय ब्लू लाइट। येलो लाइट की जगह ब्लू लाइट कर दी तो मैंने बताया था ना लेमडा बीटा प्रोपोर्शनल टू लेमडा, और लेमडा येलो याद है विब्ग्योर। तो येलो लाइट की लेमडा से ब्लू लाइट की कम होती है, तो लेमडा ब्लू लाइट की लेमडा ब्लू लाइट इज लेस देन लेमडा येलो, तो बोल दो बीटा येलो ज्यादा होगा बीटा ब्लू से। तो मैं बोल दो ब्लू से रिप्लेस कर दिया तो लेमडा डिक्रीज हो जाए, लेमडा डिक्रीज हुआ है तो बोल दो फ्रिंज विड्थ भी डिक्रीज हो जाएगी। ये लेमडा डिक्रीज हुआ है तो फ्रिंज विड्थ भी डिक्रीज हो जाएगी, फ्रिंज विड्थ डिक्रीज हो जाएगी। फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज विल इंक्रीज विल डिक्रीज। तो बेटा कलर चेंज करने से फ्रिंज विड्थ चेंज होती है, स्मॉल डी कम करने से फ्रिंज विड्थ बढ़ती है, कैपिटल डी बढ़ाने से फ्रिंज विड्थ बढ़ती है, लेमडा बढ़ाने से फ्रिंज विड्थ बढ़ती है। रेड कलर की फ्रिंज विड्थ मैक्सिमम होती है तो बोल दो बीटा रेड,
इज मैक्सिमम एंड बीटा वॉयलेट इज मिनिमम, बीटा ब्लू ऐसे चलती रहेगी। रेड कलर की फ्रिंज विड्थ सबसे ज्यादा होती है लीनियर और एंगुलर दोनों। यस सर। अब आ जाओ बेटा, ये देखो पहले पोलराइजेशन का देख लेते हैं फिर डिफ्रैक्शन का देखेंगे। पहले पोलराइजेशन का देख लेते हैं फिर डिफ्रैक्शन का देखेंगे। ये देखो बेटा, पोलराइजेशन में देखो बेटा, पोलराइजेशन में क्या होता है बेटा, अगर पोलराइजेशन में ब्रीवेस्टर्स में तो जितने एंगल, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर ब्रीवेस्टर्स एंगल एक पर्टिकुलर एंगल हो जाता है तो रिफ्लेक्टेड लाइट हो जाती है पोलराइज्ड। अगर ब्रीवेस्टर्स एंगल पर लाइट गिरेगी तो रिफ्लेक्टेड लाइट हो जाएगी पोलराइज्ड और रिफ्रैक्टेड लाइट हो जाएगी पार्शियली पोलराइज्ड, और दोनों 90 डिग्री पर होगी। तो बेटा रिफ्लेक्टेड लाइट हो जाएगी अगर आपने एक पर्टिकुलर एंगल जिसको ब्रीवेस्टर्स एंगल बोलते हैं, सर ये कितना होता है, ये होता है थीटा पी इज इक्वल टू 10 इनवर्स म्यू, जहां म्यू इस स्लेब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये जिस मीडियम पे लाइट गिर रही है, एयर से किसी मीडियम पर लाइट गिर रही है तो जिस मीडियम पर गिर रही है उसका म्यू है। अगर म्यू मीडियम की स्लेब पर लाइट गिरती है, अनपोलराइज्ड लाइट गिरती है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइज्ड हो जाती है और उसका वाइब्रेशन प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। देखो है ना, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट हो जाती है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, रिफ्लेक्टेड लाइट हो जाती है पोलराइज्ड विथ इट्स प्लेन ऑफ वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस, उसका वाइब्रेशन वाला प्लेन परपेंडिकुलर होता है। ये देखो यू प्लेन ऑफ इंसिडेंस ये है, और वाइब्रेशन जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसमें वाइब्रेशन सिर्फ परपेंडिकुलर बसते हैं, और रिफ्रैक्टेड लाइट पार्शियली पोलराइज्ड हो जाती है। रिफ्रैक्टेड लाइट रे इज पार्शियली पोलराइज्ड, रिफ्रैक्टेड लाइट पार्शियली पोलराइज्ड हो जाती है। फिर मेलस लो, ठीक है। अच्छा इस पर क्वेश्चन कैसे आता है, आ जाओ। ये देखो ये देखो ब्रीवेस्टर्स लॉ पे क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, 2008 में पूछा हुआ है, 18 में पूछा हुआ है और 2020 में पूछा हुआ है। 2018 का देखो पहले, अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर टू ए सरफेस ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस एट ए पर्टिकुलर एंगल, इट इज फाउंड दैट रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड लाइट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड लाइट परपेंडिकुलर हो गई, मतलब ब्रीवेस्टर्स एंगल पर गिरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर करेक्ट, तो इसका मतलब ब्रीवेस्टर्स एंगल पर गिरी है। तो मैं बोल दूं रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज्ड विथ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पैरेलल टू, गलत बेटा। वो जो अपन ने प्लेन ऑफ वाइब्रेशन बोला था वो इलेक्ट्रिक फील्ड का ही बोला था, जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन बोला था वो इलेक्ट्रिक फील्ड का ही होता है बेटा। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो बहुत नेग्लिजिबल होती है, हमारी आंखों पर जो सेंसेशन पैदा करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है लाइट का। रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज्ड विथ इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस, ये बी बिल्कुल करेक्ट है बेटा, बिल्कुल करेक्ट है। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये सब गलत है। tan इनवर्स म्यू होता है, ये गलत है। tan इनवर्स म्यू होता है, ये होता तो राइट होता। एंगल ऑफ इंसिडेंस tan इनवर्स म्यू होता है, तो आंसर इज बॉम्बे। ठीक है साहब। अच्छा और ये देखो, ये एक और क्वेश्चन था, ब्रीवेस्टर्स एंगल फॉर इंटरफेस शुड बी, ब्रीवेस्टर्स एंगल कितना होना चाहिए, तो याद है ब्रीवेस्टर्स एंगल पे ये तो 90 हो ही जाता है, ये 90 हो ही जाता है। और आर की वैल्यू याद है कम होती है आई से, आर की वैल्यू कम होती है आई से। आर की वैल्यू आई से कम होती है, और ये आई है तो ये भी आई होगा। तो आर की वैल्यू आई से कम होती है तो ये 90 कंफर्म है। तो मैं बोल दूं ये दोनों मिला के आईपी प्लस आर बराबर 90 एंड दिस इज लेस देन ये जो आर है वो लेस देन आईपी है, लेस देन आईपी है। तो ये आईपी से छोटा है, तो इसका मतलब आईपी 45 से बड़ा है। ये लेस देन आईपी, तो ये लेस देन 2 आईपी, ये आईपी प्लस लेस देन आईपी बराबर 90। तो बोल दो ये लेस देन 2 आईपी बराबर 90, ये लेस देन 2, तो आईपी विल बी ग्रेटर देन 45 डिग्री। बेटा अगर ये आईपी से छोटा है और ये 90 है तो ये दोनों मिला के 90, और ये छोटा है तो आईपी 45 से बड़ा होगा। अगर ये दोनों आईपी होते तो 45 होता, तो 45 से बड़ा आएगा, 45 से बड़ा आएगा, 45 से बड़ा आएगा, 45 से बड़ा आएगा, 90 नहीं, 45 से बड़ा आएगा। तो एक ही ऑप्शन था 45 से बड़ा।
सर 90 से छोटा क्यों? अगर 90 हो गया तो रे तो फिर रिफ्लेक्ट नहीं हो तो सीधी चली जाएगी। क्लियर है? तो 45 से बड़ा ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है साहब। अब देखो मेलस लो, ये मेलस लो, देखो मेलस लो में बेटा एनसीईआरटी में क्या सीधा फॉर्मूला लिखा है, आई डैश आई फाइनल बराबर आई नोट कोस स्क्वायर फाई। अब बच्चा क्या ये आई नोट वहां लिख देता है? गलत है सर। क्या उन्होंने जो समझाया तुम समझे गलत? सर क्या है, ये जो लाइट गिर रही है इसकी इंटेंसिटी आई नोट है, ये अनपोलराइज्ड लाइट है। अनपोलराइज्ड लाइट में सब तरफ वाइब्रेशन है। फिर आपने एक पोलराइड रखा, ये पोलराइजर, इसको बोलते हैं पोलराइजर, पोलराइजर, ये एनालाइजर। तो पोलराइजर से जब पार होगी हमारी जो नेचुरल लाइट है, सनलाइट है, वो अनपोलराइज्ड होती है। बेटा सन से जो रे आ रही है वो अनपोलराइज्ड है। फिर वो जब इससे पोलराइजर से पार होगी तो आधा ये वाले वाइब्रेशन गायब हो गए, सिर्फ ये रह गए। बेटा यूं समझ लो सरकारी स्कूल की चेयर है, तो जो रस्सियां यू वाइब्रेट कर रही है वो तो पार हो जाएगी और यू वाली लॉक हो जाएगी। ये ग्रूव्स है यू, तो बेटा ये वाले वाइब्रेशन तो इसमें से पार हो जाएंगे और ये वाले ब्लॉक हो जाएंगे। क्लियर है? इसीलिए सिर्फ ट्रांसवर्स वेव पोलराइज्ड होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव तो पूरी पार हो जाएगी क्योंकि वो तो यूं वाइब्रेट करती है। तो साउंड वेव का कभी पोलराइजेशन नहीं किया जा सकता, साउंड वेव तो पूरी की पूरी पार होगी क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव है। सिर्फ ट्रांसवर्स वेव कैन बी पोलराइज्ड, ये देखो ओनली ट्रांसवर्स वेव कैन बी पोलराइज्ड, नॉट लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल वेव का पोलराइजेशन नहीं होता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, अभी बताऊंगा। ठीक है, अच्छा तो आई नोट इंटेंसिटी गिरी तो ये वाली पार हो गई, ट्रांसफर्स के ये वाले वाइब्रेशन और ये ब्लॉक हो गए तो आधी रह गई जस्ट। तो किसी भी पोलराइड से आप देखो, आप जो चश्मे लाते हो ना बड़ी बड़ी कंपनियों के शोरूम में घुसते हो, बेटा मैंने तो थैले पे से खरीदा था एक चश्मा, मेरे को लगा कि शोरूम में 2000 रुपए का चश्मा, 2500 रुपए का चश्मा कौन ले, गोगल्स 2500 रुपए का कौन ले, मैंने थैले पे से खरीदा था 50 रुपए में ही आ गया। पर घर गया जब तक उसका एक कांच निकल के जेब में रह गया, एक पे कांच लगा हुआ एक पे गायब। तो बेटा जो अपन थैले पे से जो 50-100 रुपए के चश्मे खरीदते हैं वो उनमें पोलराइड्स नहीं होते, इसलिए वो सस्ते होते हैं। और बेटा जो चश्मा अपन ने 3000 रुपए का या 4000 का खरीदा वो पोलराइड्स ग्लास है, उनको जब आंखों पे लगाओगे तो सन रेस को आप देख पाओगे, ठंडक रहेगी आंखों में। बेटा जो बड़े बड़े क्रिकेटर होते हैं विराट कोहली वगैरह, उनके तो 25-25, 30-30, 50-50 हजार के चश्मे भी होते हैं, उनमें और अच्छे लेवल के पोलराइड्स लगे होते हैं। एरोप्लेन की जो विंडो होती है उसमें बेटा बहुत मल्टी लेयर पोलराइड लगे हुए होते हैं, इसीलिए इतनी हाइट पर लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होने के बाद भी एरोप्लेन के अंदर एसी की ठंडक कूलिंग रहती है। क्यों? क्योंकि उनमें तगड़े पोलराइड्स के एक ग्रिड ऑफ पोलराइड्स लगी होती है। तो विराट कोहली के चश्मे में बेटा पोलराइड्स की लेयर्स होती है, हमारे उसमें एक सिंगल पोलराइड्स है। तो बेटा वो पोलराइड इंटेंसिटी को आधा कर देता है, आधी ब्लॉक कर देता है, आधी पार कराता है। और जब ग्रिड ऑफ पोलराइड्स होती है, मल्टीपल पोलराइड लगे होते हैं, वहां इस हिसाब से इंटेंसिटी और कम होती है। सर किस हिसाब से बताता हूं, तो ये आई नोट गिरी, आधी रह गई, ये वाले वाइब्रेशन गायब हो गए, ये वाले पार हो गए, ये वाले तुम्हारी तरफ आ गए, ये वाले ब्लॉक हो गए। ठीक है, अब एक पोलराइड अब इससे आपने थीटा एंगल पर लगा दिया, तो इन दोनों के बीच में एंगल फाई है, ये देखो ये यूं है, ये वाला पोलराइड यूं था तो ये यूं था, ये देखो ये यूं था पहला वाला, तो दूसरा वाला यूं था, ये फाई एंगल है। तो पहले पोलराइड से दूसरे पोलराइड को थोड़ा फाई एंगल पर टिल्ट कर दिया, तो जो वेव यूं आ रही थी वो थोड़ी सी यू की बजाय थोड़ी यू के एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी कम हो जाएगी। कितनी होगी? तो मेलस नाम के साइंटिस्ट ने बताया एक्सपेरिमेंट कर करके, इसको रोटेट कर करके। तो मेलस ने बोला जब दोनों को सीधा रखा था तो पूरी इंटेंसिटी आई नोट बाई 2 आई, जितनी ये थी पूरी पार हो गई। फिर घुमा के जब 90 कर दिया, इस वाले पोलराइड को 90 कर दिया, तो ये जो इंटेंसिटी थी वो 0 हो गई, क्योंकि एक चेयर यूं है और एक चेयर यूं कर दी, तो जो यहां से पार हो रहा है वो यहां ब्लॉक हो जाएगा। तो बेटा 90 पर 0 और 0 पर मैक्सिमम, ये कोस का नेचर है। तो मेलस लॉ में I2 बराबर I1 कोस स्क्वायर फाई होता है, और इसका हिसाब ऐसा बनता है, देखो ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 360 डिग्री, ये 180 डिग्री। तो बेटा इंटेंसिटी एक राउंड में 2 बार मैक्सिमम होती है। सर 3 हो गई ना, वो अगले राउंड में चली जाएगी अगर इसको गिना है तो 2 बार मैक्सिमम होती है और 2 बार मिनिमम होती है। ये इंटेंसिटी I2 और ये है थीटा आपका।
तो बेटा एनालाइजर को घुमाओगे तो इंटेंसिटी जब दोनों पैरेलल होंगे, इन दोनों के बीच में एंगल 0 होगा तो आई पूरी की पूरी पार हो जाएगी। जो I1 गिरी थी वो पूरी पार हो जाएगी। ये बेटा गिरने वाली इंटेंसिटी I1 और I2 है पार होने वाली, तो गिरने वाली I0/2 है। तो गिरने वाली और पार होने वाली। आओ क्वेश्चन करते, आ जाओ क्वेश्चन देखते। ये देखो, two polarites P1 and P2 are placed with their axis perpendicular to each other. Unpolarized I0 incident on P1 and third polarized kept between P1 and P2 such that the 45 angle between P1 and P3. ये देखो, P1 को रखा है ऐसे, ये P1, और P2 को रखा है इसके परपेंडिकुलर, ये ऐसे, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर, ये P2, ये P1 को रखा ऐसे और P2 को रखा। अगर यहां से देखूंगा मैं तो ऐसा लगेगा, ये P1 और ये P2। P1 को रखा ऐसे और P2 को रखा ऐसे, बीच में एक पोलराइड रख दिया P3 जो दोनों से 45 डिग्री का एंगल, इससे P1 से 45 माना था, ये P3। बेटा ये P3 रख दिया जो 45 के एंगल पर है, ठीक है। इसको तो बिल्कुल ही क्रॉस यहां दिखा, ये 45 डिग्री के एंगल पर है। तो बेटा ये जो ये 45 के एंगल पर है, ये P3 यहां से सही नजर आएगा। इधर से देखोगे तो P1 यूं है, P3 यूं है, P2 यूं है और P3 यूं 45 पर है बीच में। ये अगर डायरेक्ट P1 P2 लेते हैं और डायरेक्ट क्रॉस रख देते तो जीरो इंटेंसिटी मिलती, क्योंकि जो यहां से पार होती वो यहां ब्लॉक हो जाती। लेकिन 45 पर देखो क्या होगा, देखो यहां पर लाइट गिरी, अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी I0 दी है, देखो तो 2 बार मेलस लो लगेगा। देखो ये I0 है, देखो अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी I0 है, ये लिखा है, ये I0 है, ठीक है। तो बोल दो ये जो पार होगी I0/2 हो गई, ये I0/2, ये I0/2 हो गई, और ये आपका P3 है। तो मैं बोल दूं पोलराइड से पार होकर इंटेंसिटी आधी हो गई, अब एनालाइजर 1 से पार होगी तो मेलस लो लगेगा। यहां पर ये I1, ये I1 तिरछी हो जाएगी थोड़ी सी, ये तो ये आ जाएगी इसको I1 बोल रहा हूं, तो I2 बराबर I1 cos स्क्वायर 5, तो ये आ जाएगी बेटा I0/2 cos स्क्वायर 45, और cos स्क्वायर 45 हो जाएगी बेटा 1/√2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगी I0/4, ये हो गया I2, ये I2। तो बेटा पहले ये वाली वेव I0/2 रह गई, फिर 45 वाली ने I0/2 को I0/4 कर दिया cos स्क्वायर, ये मेलस लो लग के। अब समझ में आ गया। तो जो बेटा इस वाली पोले एनालाइजर पे जो गिरी थी, इस पर गिरी जो थी I1, उसका cos स्क्वायर 5 हुआ। बेटा जो I1 गिरी थी उसका cos स्क्वायर 5 हुआ, ठीक है। अब ये जो पार हुई इसका फिर से cos स्क्वायर 5 होगा, और वो वेव यूं आड़ी हो जाएगी, ये I3 बोल दो। तो बोल दो नाउ ये 4P3 4P2, नाउ 4P2 बोल दो I3 विल बी I2 cos स्क्वायर 5। अब बेटा इन दोनों के बीच में भी एंगल 45 था, और इन दोनों के बीच में भी एंगल 45 है, तो मैं बोल दो अब जो गिरी उसका वापस cos स्क्वायर 45 होगा, तो ये आ जाएगा I0/4 cos स्क्वायर 45। तो यहां से आ जाएगा बेटा I3 बराबर I0/4 और 1/√2 का स्क्वायर फिर से, तो मेरा आंसर तो आ रहा I0/8। फाइनल इंटेंसिटी I0/8 हो जाएगी। बेटा पहले पोलराइड से आधी हुई, फिर 2 बार cos स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 45, यानी कि 1/2 तो I0/8 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? 2017। अब जो बच्चे रट के आते हैं एनसीईआरटी का फॉर्मूला, वो सीधा यहां से I0 स्क्वायर cos स्क्वायर 45 कर देते। अरे बेटा I0 तो अनपोलराइज्ड की है, यहाँ I0/2 हो गई। क्लियर है? चलो अब आ जाओ डिफ्रैक्शन में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। ये डिफ्रैक्शन, ये पूरी डिफ्रैक्शन की थ्योरी लिख दी काम की। आ जाओ क्या है,
बेटा डिफ्रैक्शन में याद है सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ डबल होती है, कौन सी, एंगुलर विड्थ भी डबल होती है और लीनियर विड्थ भी डबल होती है, दोनों ही डबल होती है, और बाकी मैक्सिमास की आधी आधी होती है इसकी। तो बोल दो इंटेंसिटी एंड विड्थ, इंटेंसिटी एंड विड्थ ऑफ ऑल मैक्सिमास आर अनइक्वल। हाँ बेटा सारे मैक्सिमा को देखोगे तो अनइक्वल दिख रहे हैं, और क्या होता है, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज डबल देन अदर में ऑल अदर सेकेंडरी मैक्सिमा। जितने भी सेकेंडरी मैक्सिमा है, बीच वाले को सेंट्रल मैक्सिमा और बाकी सबको सेकेंडरी मैक्सिमा बोलते हैं। तो बाकी जितने भी सेकेंडरी मैक्सिमा है उनकी विड्थ जो होती है उससे डबल सेंट्रल मैक्सिमा की होती है। तो सेंट्रल मैक्सिमा डबल विड्थ का होता है। ठीक है साहब, अब देखो एंगुलर पोजीशन ऑफ, अच्छा सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ होती है, एंगुलर विड्थ होती है 2 लैम्डा बाई ए, और बेटा लीनियर विड्थ होती है कैपिटल डी लगा दो। जैसे इंटरफेरेंस में होता है ना कि जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ होती है वो लैम्डा बाई स्मॉल डी होती है, वहां पर यहां पर स्लिट विड्थ ए होती है, ये ए होती है, वहां पर दो स्लिट का सेपरेशन स्मॉल डी होता है, तो वहां पर एंगुलर फ्रिंज विड्थ लैम्डा बाई स्मॉल डी होती है, यहां पर एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा लैम्डा बाई ए का डबल होती है, बाकी सबकी लैम्डा बाई ए होती है। ये लैम्डा बाई ए होगी, ये लैम्डा बाई होगी, ये 2 लैम्डा बाई ए, क्योंकि दोनों तरफ होती है 2 लैम्डा बाई। अच्छा वहां पर भी याद है एंगुलर फ्रिंज विड्थ लैम्डा बाई स्मॉल डी और लीनियर फ्रिंज विड्थ लैम्डा इनटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। याद है लैम्डा बाई स्मॉल डी में कैपिटल डी का मल्टीप्लाई हो जाता है, यहां पर भी कैपिटल डी का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ में जो होता है उसमें लीनियर फ्रिंज विड्थ में कैपिटल डी का मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, अब देखो पोजीशन आती है, सारे मिनिमास की पोजीशन आती है, ये पोजीशन ऑफ मिनिमा लैम्डा n टाइम्स ऑफ लैम्डा बाई ए। पहला मिनिमा ये देखो, तो 1 2 3 4, ये देखो थीटा, ये आ जाएगी लैम्डा बाई ए, 2 लैम्डा बाई ए, 3 लैम्डा बाई ए, सोन ऐसे ही तो सारे मिनिमा आ जाएंगे। ये आ जाएगा लैम्डा बाई ए पे, ये आ जाएगा 2 लैम्डा बाई ए पे, फिर 3 लैम्डा बाई ए पे, और दो मिनिमा के बीच में एक मैक्सिमा होगा। तो अगर एक मिनिमा लैम्डा बाई ए पर है, दूसरा 2 लैम्डा बाई ए पर है, तो बीच वाला 1.5 लैम्डा बाई ए यानी कि 3/2 लैम्डा बाई ए पर होगा। ये देखो ये आ गई एंगुलर पोजीशन। साइन थीटा बराबर ये स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा को थीटा लिख दो तो ये आ जाएगा। ये देखो मिड में आएगा, देखो ये थीटा, ये आ जाएगा बेटा 1 रखते ही 3 लैम्डा बाई 2 है, फिर 5 लैम्डा बाई 2 है, फिर 7 लैम्डा बाई 2 है। तो देखो 1.5 2.5 3.5, तो 1 और 2 के बीच में 1.5, 2 और 3 के बीच में 2.5, 3 और 4 के बीच में 3.5, इस टाइप से आ जाएंगे। ये सबसे ज्यादा इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा की होती है, फिर ड्रास्टिकली रिड्यूस होती है, ड्रास्टिकली रिड्यूस होती है। आ जाओ, अच्छा इसमें भी देखो इसकी भी फ्रिंज विड्थ लैम्डा के प्रोपोर्शनल, लैम्डा बढ़ेगा तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ बढ़ेगी, लैम्डा बढ़ेगा तो लीनियर फ्रिंज विड्थ बढ़ेगी। इसीलिए इसमें भी रेड लाइट यूज करते हैं, डिफ्रैक्शन में भी अपन रेड लाइट यूज करते हैं। डिफ्रैक्शन बेटा साउंड वेव और लाइट वेव दोनों का होता है, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स वेव दोनों का होता है, लाइट साउंड डिफ्रैक्शन। लेकिन बेटा साउंड का डिफ्रैक्शन आपको नेचर में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। एक रूम में कोई बात कर रहा है तो दूसरे रूम में आवाज आती है, याद है दीवारों के भी कान होते हैं, दीवारों के कान नहीं होते हैं, वो साउंड डिफ्रेक्ट होकर दूसरे तक पहुंच जाती है और उसको पता पड़ जाता तुमने उसकी बुराई करी है। लाइट वेव का डिफ्रेक्शन आपको नेचर में देखने को नहीं मिलता है, एक रूम में लाइट है तो दूसरे में रोशनी नहीं पहुंचती है। क्यों? क्योंकि लाइट की वेवलेंथ बहुत कम है और हमारे खिड़की दरवाजों की साइज बहुत बड़ी है। तो डिफ्रेक्शन के लिए लैम्डा और ए कंपेरेबल होने चाहिए। ए फॉर डिफ्रेक्शन, फॉर डिफ्रेक्शन लैम्डा should be A should be comparable to lambda. A should be comparable to lambda. इसीलिए बेटा साउंड का डिफ्रेक्शन, तो हमारी जो डायमेंशन है दरवाजों खिड़कियों की वो साउंड के डिफ्रेक्शन के लिए प्रॉपर है, पर लाइट का डिफ्रेक्शन नहीं हो पाता है, उसके लिए बहुत कम, बहुत छोटा, क्योंकि लाइट की जो माइक्रोमीटर में होती है लाइट की वेवलेंथ, तो माइक्रोमीटर की साइज चाहिए जो नेचर में इन जनरल देखने को मिलती नहीं है। आ जाओ इस पर जो क्वेश्चन है, ठीक है, तो बस उसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इंटरफेरेंस में जो करा है डिट्टो कट कॉपी पेस्ट है। थर्ड ब्राइट की सेंटर, थर्ड मिनिमा की सेंटर से डिस्टेंस बताओ, तो 3 लैम्डा डी बाई ए, 3 लैम्डा डी बाई ए। थर्ड मिनिमा की एंगुलर पोजीशन 3 लैम्डा बाई ए, सेकेंड मिनिमा की 2 लैम्डा बाई ए, फर्स्ट मैक्सिमा की पोजीशन
तो 3 लैम्डा बाई 2 है। याद है फर्स्ट मैक्सिमा 3 लैम्डा बाई 2 है, 1.5 लैम्डा बाई है। लीनियर डिस्टेंस 3 लैम्डा डी बाई 2 है। याद है कैपिटल डी ऐड होता जाएगा, खत्म। बस एक क्वेश्चन ये देखो जो 2 बार पूछा हुआ है, नीट 2016 में और 2 बार पूछा हुआ है। क्या है? इन डिफ्रेक्शन पैटर्न ऑफ सिंगल स्लिट विथ ए फर्स्ट minima is observed at 30 degree when light of wavelength 5000 angstrom is incident on slit. The first secondary maxima is observed at an angle of, अब देखो मैक्सिमा की पोजीशन बतानी है फर्स्ट मैक्सिमा की, और फर्स्ट मिनिमा की दी हुई है 30 डिग्री पर, एंगल बड़ा है तो बोल दो अब देखो इससे प्रैक्टिस हो जाएगी। फॉर फर्स्ट मिनिमा बोल दो साइन θ1 इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए, और यहां पर आ जाएगा साइन 30 इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए, इक्वेशन 1। फॉर फर्स्ट मैक्सिमा याद है साइन θ1 डैश या साइन θ1 डैश इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2 है, इक्वेशन 2। अब देखो अपने को थीटा डैश चाहिए तो इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1 करो, इक्वेशन 2 में 1 का डिवाइड करो, तो ये कट जाएगा, तो ये 3/2 डिवाइड बाय 1 आ जाएगा। तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा? ये साइन 30 की वैल्यू 1/2 रखो, ये रख रहा हूं 1/2 करके, ये 1/2, तो ये आ जाएगा 3/4, तो θ1 डैश आ जाएगा साइन इनवर्स 3/4। तो साइन इनवर्स 3/4 इज द करेक्ट आंसर। तो बेटा मिनिमा की पोजीशन अगर ये है तो मैक्सिमा उससे दूर आएगा, देखो ना थोड़ा ज्यादा आया, मिनिमा आया 1/2, साइन 30 1/2, तो मैक्सिमा आया 3/4 पर, 0.75 पर, थोड़ा दूर आया। हाँ क्योंकि पहले मिनिमा आएगा, याद है डायग्राम में देखो पहले मिनिमा आता है फिर मैक्सिमा आएगा। ये देखो डिफ्रैक्शन में पहले मिनिमा आएगा, ये देखो ये फर्स्ट मिनिमा, ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। सर सेकेंडरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा इसको सेंट्रल बोलते हैं। फिर सेकेंड मिनिमा आएगा, फिर सेकेंड मैक्सिमा आएगा, तो मैक्सिमा हमेशा मिनिमा से दूर होता है, पहले मिनिमा फिर मैक्सिमा आता है। उधर भी यही होता है, YDAC में भी यही होता है, सेंटर पर ब्राइट बनती है, फिर पहले डार्क आती है फिर ब्राइट आती है, तो पहली डार्क फिर पहली ब्राइट, फिर दूसरी डार्क, फिर दूसरी ब्राइट, सो ऑन। सर मजा आ गया? क्लियर है बच्चों? मजा आ गया सर? तो ये सारी बात हो गई। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। लव यू ऑल, बाय बाय।